हम्म। उधर से वर्चुअल चालू किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें इसमें सभी को गुड मॉर्निंग। आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वॉइस क्लियर है। सभी को गुड मॉर्निंग। ऐप वाले तो सो ही रहे हैं लग रहा है। पिछली क्लास में जहां तक हुआ था सभी को क्लियर है। पिछली क्लास में जहां तक हुआ था सभी को क्लियर है। सभी को गुड मॉर्निंग। कौन? संडे को क्लासेस नहीं होती, संडे को टेस्ट होता है। संडे को क्लासेस नहीं होती। क्या नाम है? नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन टेस्ट होता है संडे को। तो आज की क्लास में हम जो पंचायती राज में पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से पेपर में क्वेश्चन लगातार बनता है। जहां में पेपर क्वेश्चन में लगातार बनता है उस टॉपिक से, वो है धारा नंबर 21, अविश्वास प्रस्ताव। पंचायत के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। यहां से निरंतर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो अविश्वास, सबसे पहले आपको अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब ग्राम पंचायत के जब ग्राम पंचायत के सरपंच या उप सरपंच अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं करते, जब ग्राम पंचायत के सरपंच या उप सरपंच अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं करते, तो ग्राम पंचायत के जो पंच रहते हैं वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। आपको मैं दो तरीका बता रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पेपर में ना कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं पंचायत के पदाधिकारी को हटाया जाना। पंचायत के पदाधिकारी को हटाना। तो यहां पे मैं पदाधिकारियों को हटाने के लिए दो चीजों में चर्चा कर रहा हूं। यहां पर मैं पदाधिकारी को हटाने के लिए दो चीजों पर चर्चा कर रहा हूं। एक है अविश्वास प्रस्ताव, एक है अविश्वास प्रस्ताव, और सेकंड है रिकॉल। सेकंड है रिकॉल, या इसको बोलते हैं पदाधिकारियों को वापस बुलाना।
पदाधिकारियों को वापस बुलाना। अविश्वास प्रस्ताव जो रहता है वो धारा नंबर 21 के अंतर्गत आता है। रिकॉल जो है वो धारा नंबर 21A के अंतर्गत आता है। और दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव या तो सरपंच के विरुद्ध आएगा, या तो सरपंच के विरुद्ध आएगा, या तो उप सरपंच के विरुद्ध आएगा। अविश्वास प्रस्ताव या तो सरपंच के विरुद्ध आएगा या तो उप सरपंच के विरुद्ध आएगा। जबकि जो रिकॉल है ये या तो सरपंच के विरुद्ध आएगा या तो पंच के विरुद्ध आएगा। उप सरपंच के विरुद्ध रिकॉल का प्रोसेस नहीं होता। क्लियर है? तो याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव या तो सरपंच या तो उप सरपंच के विरुद्ध लाया जाता है। रिकॉल की प्रक्रिया या तो सरपंच या तो पंच के विरुद्ध होती है। दोनों में अंतर क्या है? अविश्वास प्रस्ताव में सरपंच या उप सरपंच को हटाने के लिए वोट कौन देता है? अविश्वास प्रस्ताव में सरपंच या उप सरपंच को हटाने के लिए सभी निर्वाचित पंच वोट देते हैं। सभी निर्वाचित पंच वोट देते हैं अविश्वास प्रस्ताव में। रिकॉल में हटाने के लिए, रिकॉल अगर सरपंच या पंच के विरुद्ध आता है तो इनको हटाने के लिए कौन वोट देता है? इनको हटाने के लिए ग्राम सभा के सभी मतदाता वोट देते हैं। ग्राम सभा के मतदाता वोट देते हैं। तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो किसके किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है? सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध आ सकता है। सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध आता है तो उसमें वोट कौन दे सकता है? सभी निर्वाचित पंच वोट देते हैं। यानी जो जनता ने जिनको वोट देकर पंच या सरपंच के रूप में नियुक्त किए हैं, सरपंच को भी इस अधिनियम के अंतर्गत क्या माना जाता है? सरपंच को भी इस अधिनियम के अंतर्गत पंच माना जाता है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा है निर्वाचित पंच। निर्वाचित पंच के अंतर्गत आपका सरपंच भी आ जाता है। निर्वाचित पंच के अंतर्गत आपका सरपंच भी आ जाता है। जबकि रिकॉल जो होता है, पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, वो या तो पंच के विरुद्ध कर सकते हैं या तो सरपंच के विरुद्ध कर सकते हैं। इसमें वोट कौन देता है? इसमें ग्राम सभा के सभी मतदाता वोट देते हैं। जैसे नॉर्मल चुनाव के समय सभी मतदाता जाकर अपनी पसंद बताते हैं कि वो किस व्यक्ति को पसंद करते हैं, वैसे ही जब इनके विरुद्ध रिकॉल का प्रोसेस होता है तो ग्राम सभा के सभी मतदाता जाकर उनकी पर्ची में लिखा रहता है कि क्या आप इस पदाधिकारी को वापस बुलाना चाहते हैं। वापस बुलाने का मतलब है उनको पद से हटाकर नॉर्मल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को यहीं पर तकलीफ होती, वापस बुलाना। वापस बुलाने का ये मतलब नहीं कि उसको पद पर बैठा रहे हैं। वापस बुलाने का मतलब उसको पद से उतार कर एक नॉर्मल व्यक्ति बनाना। उसको पद से उतार कर एक नॉर्मल व्यक्ति बनाने के लिए क्या आप बुलाना चाहते हैं? अगर उनका आंसर हाँ रहता है तो वो हाँ पे सील मारते हैं, ना रहता है तो ना पे सील मारते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल के दोनों के संबंध में। किसी को यहां पे कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो आगे आप लोगों का कंफ्यूजन जो है ना इसके लिए बढ़ेगा। और यहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो बताइए, फिर मैं आगे अविश्वास प्रस्ताव को अब डिटेल से बताऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव को मैं डिटेल से बताऊंगा अगर आप लोगों को क्लियर है तो। बता दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को क्लियर है, तो फिर मैं अविश्वास प्रस्ताव को डिटेल से बताऊंगा। रानी जी अभी बताएंगे, अभी बताएंगे रानी जी। अभी केवल ओवरव्यू दिया गया है आपको, अभी डिटेल में बताएंगे, अभी केवल ओवरव्यू है।
दोनों में क्या लिखा है, हटा रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? अरे भाई, क्या नाम है? रमाकांत। रमाकांत त्रिपाठी जी, दोनों में डिफरेंस आपको खुली आंखों से सोए हुए हैं क्या? थोड़ा सा आंखें खोले ना। अगर आप सोए हुए हैं तो थोड़ा सा आंखें खोल के तो देखिए, या थोड़ा अगर चश्मा लगा होगा तो चश्मा लगा कर तो देखिए। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के लिए निर्वाचित पंच जा रहे हैं। हटा तो दोनों में रहे हैं, इसमें सरपंच और उप सरपंच को हटा रहे हैं। तो यहां पर वोट देने के लिए निर्वाचित पंच जा रहे हैं, और यहां पर वोट देने के लिए ग्राम सभा के मतदाता जा रहे हैं। यानी ये दोनों के पास अलग अलग पावर है। यहां पर मतदाता वोट जा रहे हैं देने के लिए। क्यों वोट देने जा रहे हैं मतदाता? क्योंकि यहां पर सरपंच और पंच दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो अगर ग्राम सभा की जनता को लगता है कि ये जो हमारे जो पंचायत के पदाधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको पद से हटा दो। ये जनता को लगता है तब ये लाते हैं। जब पंचों को लगता है, यानी जो व्यक्ति पहले से ही निर्वाचित है, अगर उसको लग रहा है तो ये वाला लाते हैं। यानी ये पंचायत के अंदर की बात हो गई। ये पंचायत के अंदर की बात हो गई। जबकि रिकॉल के प्रोसेस में क्या है, ये इसमें ग्राम सभा के पूरी ग्राम पंचायत की बात होगी। यहां पर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी मतदाता आते हैं वो यहां वोट देने जा रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर, बेसिक अंतर ये है कि दोनों में ही जो वोट देने की पावर है वो अलग अलग व्यक्ति के पास है। यहां पर जो पावर है वो निर्वाचित पंच के पास है, जिनको जनता ने वार्ड से निर्वाचित करके भेजा है। और यहां पर जो पावर है वो ग्राम सभा के सभी मतदाता के पास है, यानी नॉर्मल व्यक्ति के पास है। हटा तो दोनों को रहे हैं, लेकिन हटाने के प्रोसेस में तो अंतर है। अब समझ आए रमाकांत जी? आंख खुली कि नहीं खुली आपकी? यहां पे अविश्वास प्रस्ताव सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध ला रहे हैं, जबकि रिकॉल सरपंच या पंच के विरुद्ध ला रहे हैं। आंख खुली रमाकांत जी अब, कि और भी कुछ डाउट है अभी आपको? खुल गई है रमाकांत जी की आंख खुल गई है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक एक करके मैं पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझा रहा हूं। अच्छे से इसको समझिएगा ताकि मन में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहला, अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके विरुद्ध ला सकते हैं? या तो सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं, या तो उप सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव या तो सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं, या तो उप सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, प्रांजल जी सुन लीजिए। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव या तो सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं, या तो उप सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं। क्लियर? अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के विरुद्ध आ रहा है। सेम चीज आपको कॉन्सेप्ट उप सरपंच में भी लग जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, सेम आप उप सरपंच के विरुद्ध भी कर देंगे तो हो जाएगा। तो अगर ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को लगता है कि उनके सरपंच या उप सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध उनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित पंच ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित पंच ला सकते हैं, निर्वाचित पंच। अब मान लीजिए जो निर्वाचित पंच हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? वार्ड से चुने हुए पंच, वार्ड से पंच प्लस सरपंच भी, क्योंकि मैंने बताया था इस अधिनियम के अंतर्गत सरपंच भी एक पंच माना जाता है। क्लियर है?
तो निर्वाचित पंच जहां पर मैं बोल रहा हूं उसका मतलब वार्ड से निर्वाचित पंच प्लस सरपंच भी आता है, क्योंकि सरपंच स्वयं में ही निर्वाचित होता है। क्लियर है? अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मैं मान रहा हूं किसके खिलाफ ला रहा हूं? सरपंच के खिलाफ मैं अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं। तो अगर मेरे को सरपंच के खिलाफ पंचायत के पदाधिकारियों को अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो इन निर्वाचित पंच के एक तिहाई, इन निर्वाचित पंच के एक तिहाई लिखित में आवेदन देंगे। इन निर्वाचित पंच के एक तिहाई लिखित में आवेदन देंगे। किसको देंगे? आवेदन देंगे उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी कौन? उपखंड अधिकारी राजस्व को। उपखंड अधिकारी राजस्व को। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी सरपंच या पंच को पद से हटाना है, तो जो निर्वाचित पंच हैं उनकी संख्या के एक तिहाई, कम से कम एक तिहाई लोग लिखित आवेदन देंगे। किसको? उपखंड अधिकारी राजस्व को। फिर से बोल रहा हूं, जो ये निर्वाचित पंच है, मान लेते हैं पंच की संख्या है, मान लेते हैं 12 और प्लस सरपंच की संख्या है 1, तो टोटल कितने हो गए? 13। 13 का एक तिहाई, 13 का एक तिहाई ये लिखित मांग करेंगे। किससे? उपखंड अधिकारी राजस्व से, कि हमको किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। चाहे तो वो सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं या तो उप सरपंच के विरुद्ध। तो मान लेते हैं ये सरपंच के विरुद्ध लाना चाहते हैं, तो इन 13 का एक तिहाई लिखित मांग करेंगे उपखंड अधिकारी राजस्व से। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब उपखंड अधिकारी राजस्व को जैसे ही लिखित आवेदन प्राप्त होगा, उपखंड अधिकारी राजस्व यानी सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, उपखंड अधिकारी राजस्व को जैसे ही लिखित आवेदन प्राप्त होगा, ये उनको जो एक तिहाई लोग वहां पर आवेदन देने पहुंचे हैं, वो एक तिहाई लोगों को पावती देगा। वो एक तिहाई लोगों को पावती देगा और उस पावती में वो डेट लिखा रहेगा। उस पावती में वो डेट लिखा रहेगा जिस डेट को ये आवेदन देने पहुंचे थे। फिर से बोल रहा हूं कि जो ये एक तिहाई निर्वाचित लोग हैं, ये लिखित आवेदन देंगे उपखंड अधिकारी राजस्व को कि मेरे को सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अब उपखंड अधिकारी राजस्व इनको एक पावती देगा जिसमें लिखा रहेगा कि ये आवेदन मेरे को प्राप्त हुआ है और जिस तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ है उसकी डेट यहां पर लिखी होगी। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये जिस तारीख को इसको आवेदन मिला है वहां उसकी डेट लिखी होगी, तो उस डेट से 15 दिन के भीतर, उस डेट से, जो डेट वो पावती में लिखी है कि आज मेरे को आवेदन प्राप्त हुआ है, उस डेट से 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत का एक विशेष सम्मेलन आयोजित होगा। उस डेट से 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिर से बोल रहा हूं कि ये पावती मिलने के 15 दिन के भीतर, जो पावती में डेट लिखा होगा उसके 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। और ये विशेष सम्मेलन कौन बुला रहा है? उपखंड अधिकारी राजस्व बुला रहा है। ये सम्मेलन कौन बुला रहा है? उपखंड अधिकारी राजस्व बुला रहा है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब देखिए, यहां पर जो विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सम्मेलन कौन बुला रहा है? उपखंड अधिकारी राजस्व बुला रहा है। तो उपखंड अधिकारी राजस्व इस सम्मेलन की भी डेट तय करेगा। उपखंड अधिकारी राजस्व को क्या करेगा? इस सम्मेलन को किस तारीख को बुलाना है? 15 दिन के भीतर तो बुलाना ही है, लेकिन किस तारीख को बुलाना है ये भी कौन तय करेगा? उपखंड अधिकारी राजस्व तय करेगा। और तारीख तय करके कि किस दिन को बुलाना है, तारीख तय करके सम्मेलन के 7 दिन पहले,
तारीख तय करके सम्मेलन के 7 दिन पहले, तारीख तय करके सम्मेलन के 7 दिन पहले इसकी सूचना, 7 दिन पहले इसकी सूचना किसको भेजेगा? इसकी सूचना भेजेगा ग्राम पंचायत के सचिव को, इसकी सूचना भेजेगा ग्राम पंचायत के सचिव को। फिर से बोल रहा हूं कि तारीख तय करने के पश्चात जो उपखंड अधिकारी राजस्व है इसकी सूचना सम्मेलन के 7 दिन पहले किसको भेज देगा? सम्मेलन के 7 दिन पहले वो सचिव को भेज देगा जो उस ग्राम पंचायत का सचिव है। क्लियर? अब देखिए, अब जो ग्राम पंचायत का सचिव है उसको सूचना मिल गई कि 7 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो सचिव किसको सूचना भेजेगा? जो ग्राम पंचायत के जितने भी निर्वाचित लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो, ये इसकी सूचना सचिव को मिलेगी तो सचिव ये सूचना सभी पदाधिकारियों को देगा। सचिव ये सूचना ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी को देगा कि इस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। अगला पॉइंट, क्योंकि यहां पर सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, क्योंकि यहां पर सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव क्या, जो अध्यक्षता है, जो सम्मेलन की अध्यक्षता है, वो सरपंच या उप सरपंच नहीं कर सकता। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध ही आ रहा है, तो यहां पर जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो अध्यक्षता है, जो मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, वो आपका सरपंच या उप सरपंच नहीं कर सकता। इसलिए मीटिंग के 3 दिन पहले, मीटिंग के 3 दिन पहले जो उपखंड अधिकारी राजस्व है वो एक अधिकारी की नियुक्ति यहां पर करेगा। जो मीटिंग के 3 दिन पहले उपखंड अधिकारी राजस्व जो है वो एक अधिकारी की यहां पर नियुक्ति करेगा जो अविश्वास प्रस्ताव के समय मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। और वो अधिकारी जो है वो नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का नहीं होना चाहिए। और वो जो अधिकारी है वो नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का नहीं व्यक्ति होना चाहिए, यानी उसकी पोस्ट या तो नायब तहसीलदार की हो या उससे ऊंची हो, उससे नीचे का नहीं हो सकता। पद श्रेणी से अनिम्न, यानी ये इससे छोटा नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो इससे ऊंचा श्रेणी का कोई व्यक्ति हो सकता है, इससे नीचे श्रेणी का व्यक्ति नहीं होगा। और ये कब तय हो रहा है? मीटिंग के 3 दिन पहले, मीटिंग के 3 दिन पहले ये तय कर रहा है उपखंड अधिकारी राजस्व कि इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो मीटिंग की अध्यक्षता नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति करेगा, यानी कहने का मतलब कि इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो नायब तहसीलदार या उससे ऊंची पद श्रेणी के व्यक्ति ही करते हैं, उससे नीचे पद श्रेणी के व्यक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि ये 3 दिन पहले तय हो रहा है तो इसकी सूचना जो उपखंड अधिकारी राजस्व है कि वो कौन मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए किसको नियुक्त किया है, इसकी सूचना वो ग्राम पंचायत के सचिव और साथ ही साथ कलेक्टर को भी भेजेगा। इसकी सूचना वो ग्राम पंचायत के सचिव या कलेक्टर को भी भेजेगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे फिर से एक बार प्रोसेस बता दे रहा हूं कि अगर सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सर्वप्रथम जितने भी निर्वाचित पंच हैं उसके 1/3 पंच लिखित मांग करेंगे। किससे? उपखंड अधिकारी राजस्व से। उपखंड अधिकारी राजस्व लिखित मांग प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाएगा। उस सम्मेलन की सूचना 7 दिन पहले सचिव को भेज दी जाएगी, सचिव सभी पदाधिकारियों को दे देगा। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा? सचिव पदाधिकारियों को सम्मेलन की सूचना दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा? 3 दिन पहले, सम्मेलन से 3 दिन पहले जो है वो सचिव और आपके जो कलेक्टर को उपखंड अधिकारी राजस्व ये बता देगा कि सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा।
और जो अध्यक्षता करेगा वो नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, आ रहा है मैसेज, क्लियर है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आ गया अब आ गया चुनाव का दिन। अब आ गया चुनाव का दिन। ठीक है, अब आ गया चुनाव का दिन। तो चुनाव के दिन में मान ले रहे हैं वो तारीख 21 अगस्त की है। चुनाव का दिन मान ले रहे हैं तारीख 21 अगस्त की है, तो वह आ गया 21 अगस्त का दिन। अब देखिए, 21 अगस्त का दिन तो आ गया। अब यहां पर नायब तहसीलदार पद श्रेणी का जो व्यक्ति है, नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का जो व्यक्ति जो अध्यक्षता करने आया है, अब वो अध्यक्षता करने के लिए बैठ गया। अब वो जो है वो अध्यक्षता करने के लिए बैठ गया। किरण जी क्या पूछ रही? कलेक्टर वाला? क्या कलेक्टर वाला? तो कलेक्टर को भी बस सूचना भेज रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं कि इस दिन अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। अब देखिए, नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का व्यक्ति, नायब तहसीलदार पद श्रेणी से ऊपर का व्यक्ति या नायब तहसीलदार अब मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। अब मीटिंग की अध्यक्षता करने बैठेगा तो अब वो ये बोलेगा कि जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति खड़े होकर यह बताए कि वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहते हैं, उसकी क्या रूपरेखा है। फिर से बोल रहा हूं, अब वो वहां पर नायब तहसीलदार या उससे ऊंची पद श्रेणी का जो भी व्यक्ति जो अध्यक्षता करने बैठा हुआ है, वो वहां पर यह बोलेगा कि जो भी व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन दे रहे हैं, वो उनमें से कोई एक व्यक्ति खड़े हो और वो ये बताए कि वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहते हैं। यानी वो अपना बताएगा कि इस कारण से अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अब वो जैसे ही कारण बताएगा, तो वहां पर जो है जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसको खड़े करके उसका जवाब देने बोलेंगे। मान लेते हैं सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो जो भी व्यक्ति प्रस्ताव के विषय में बताएगा, वो पहले बताएगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है। अब मान लेते हैं वो सरपंच के विरुद्ध आने वाला है, तो सरपंच उठकर ये बताएगा कि ये जो बातें हैं वो सही हैं कि गलत है, या किन कारणों से वो चीजें हुई हैं, किन कारणों से चीजें हुई हैं। यानी सरपंच अपना पक्ष रखेगा, सरपंच अपना पक्ष रखेगा कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। क्लियर है? जो लाना चाहते हैं वो यहां पर उठ के एक व्यक्ति बताएगा क्यों लाना चाहते हैं, सरपंच उसमें अपना पक्ष रखेगा। अब सरपंच जैसे ही अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है वो मतदान प्रारंभ करवाएगा। जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है वो मतदान प्रारंभ करवाएगा, और जो ये मतदान होगा वो गुप्त मतदान होगा। जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान कहने का मतलब कोई भी अपना वोट किसी को नहीं दिखाएगा। गुप्त मतदान का मतलब कोई भी व्यक्ति अपना वोट किसी को नहीं दिखाएगा। अब देखिए, अब मैं मान रहा हूं सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, तो मान ले रहा हूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर पंच की संख्या, मैं मान ले रहा हूं कि जो पंच की संख्या है वो ग्राम पंचायत में 14 थी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूं जो पंच, निर्वाचित पंच की संख्या थी वो 14 थी, प्लस एक सरपंच था, उसको गिन के टोटल संख्या हो गई 15।
या इसको इसको 15 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, ताकि कटेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, कटेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। या अगर इसको संख्या को बदल कर लेना है तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। पंच की संख्या मैं मान ले रहा हूं 11, सरपंच की संख्या मैं मान ले रहा हूं 1, तो टोटल हो गया 12। मैं मान रहा हूं कि ग्राम पंचायत में टोटल सदस्यों की संख्या 12 है। एक 11 पंच है जो अलग अलग वार्ड से निर्वाचित हुए और एक सरपंच है, टोटल सदस्यों की संख्या है 12। अगर अब जब वोटिंग हो रही है, जब वोटिंग हो रही है तो उपस्थित मान ले रहा हूं जिस दिन वोटिंग हुई ये 12 के 12 लोग उपस्थित थे। मान रहा हूं जिस दिन वोटिंग हुई ये 12 के 12 लोग उपस्थित थे और इन्होंने मतदान में भाग भी लिया था। मान रहा हूं कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 12 के 12 लोग उपस्थित थे और उन्होंने मतदान में वोट भी किया है। तो उपस्थित और मत देने वाले यदि 12 के टोटल 12 उपस्थित भी थे और 12 लोग मतदान भी किए थे, अगर इसका 3/4, 3/4 कितना हुआ, 4 तिया 12, 3 तिया 9, अगर इसका 3/4 यानी उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 अगर पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 से ज्यादा मत पा लेते हैं, यानी कि पंचायत का गठन करने वाले भी कितने लोग हैं, 12 लोग, 12 का 2/3 कितना हुआ, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी जो 3/4 वाला संख्या है वो बड़ा होना चाहिए 2/3 वाली संख्या से, क्योंकि 3/4 करने से 9 आ रहा है और ये बड़ा है किससे, यहां पर अगर 2/3 कर रहा हूं ये 8 से, यानी यहां पर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। यानी जो, फिर से बोल रहा हूं, उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित, उपस्थित एंड मत देने वालों का, मत देने वालों का 3/4 ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए किससे, टोटल के, टोटल के 2/3 से, टोटल के 2/3 से। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, जैसे कि मैंने माना कि पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या है 12 और जिस दिन मतदान हुआ मैंने माना 12 के 12 उपस्थित थे, तो 12 का मैंने 3/4 निकाला तो 4 तिया 12 ये 9 आया, क्योंकि टोटल संख्या भी 12 है तो 12 का 2/3 मैंने निकाला तो ये आया 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, क्योंकि ये 3/4 वाली संख्या बड़ी आई 2/3 वाले से, तो मैं मानूंगा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगर ये दोनों बराबर भी आ जाते तब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता। जो 3/4 वाला है वो हमेशा जो है वो 2/3 वाले से ज्यादा आना चाहिए, बराबर भी आया तब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब देखिए यहां पर, यहां तक क्लियर है तो मैं एक कंडीशन आगे और समझाऊंगा। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आगे मैं एक कंडीशन और समझाऊंगा जो पेपर में आती है, एक कंडीशन और समझाऊंगा जो पेपर में आती है। क्लियर है यहां तक, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है, तो मैं आगे एक कंडीशन इसका एक स्टेप और ऊपर बताऊंगा। अजय जी धारा तो आपको याद करना पड़ेगा, आप 100 धाराओं का एक साथ, आपको कोई उसमें ट्रिक नहीं होता, आपको मेन मेन धाराएं तो याद करनी ही पड़ेंगी। वैसे पीएससी का पेपर देंगे तो पीएससी में धारा जो है अधिकतर मैचिंग में पूछ लेता है, तो आपको कोई मेन मेन चीजें याद करनी पड़ेंगी। समीर जी बोल रहे हैं एक बार फिर से, कहां से एक बार फिर से बताना है, चलिए मैं वोटिंग एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पे एक एक चीज अब मैं लिख के बता दे रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूं। मान ले रहा हूं पंचायत में कुल सदस्य, मान ले रहा हूं पंचायत के कुल सदस्य, यानी जो पदाधिकारी हैं, पंचायत के कुल सदस्य जो पदाधिकारी हैं उनकी संख्या है 11 पंच, 11 पंच प्लस 1 सरपंच। तो ग्राम पंचायत के जो टोटल सदस्य हो गए निर्वाचित वो हो गए 12।
ग्राम पंचायत के जो टोटल सदस्य हो गए निर्वाचित, उनकी संख्या है 12। अब मैं मान रहा हूं जिस दिन वोटिंग हुई, जिस दिन वोटिंग हो रही है, जिस दिन वोटिंग हो रही है, मैं मान रहा हूं जो वहां पर उपस्थित और मतदान जिन्होंने दिया वो सभी लोगों ने दिया। मैं मान रहा हूं जिन्होंने वोट दिया वहां पर, जो अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन लाया गया उस दिन वहां पे 12 के 12 लोग मौजूद थे, साथ ही साथ टोटल कितने 12 मौजूद भी थे 12। अब देखिए, अगर जितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने लिया 12 लोगों ने। अगर 12 का 3/4, 12 का 3/4 जितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया 12 लोगों ने। तो ये 12 लोगों का 3/4 हमेशा किससे ज्यादा आना चाहिए, हमेशा किससे आना चाहिए, टोटल के 2/3 से, टोटल के 2/3 से। तो टोटल कितने हैं, टोटल भी 12 थे, तो 12 के 2/3 से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन बन जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। देखिए यहां पर, देखिए 4 तिया 12, यहां पे 9 आ रहा है, और यहां पे 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ रहा है। तो देखिए 9 ज्यादा है 8 से, यानी जो मतदान करने आए हैं, जो मतदान के दिन उपस्थित थे और उन्होंने वोट दिया, उसका 3/4 टोटल के, टोटल जिससे जिनका गठन ग्राम पंचायत के निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, टोटल के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, टोटल के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? बता तो दिया समीर जी 2/3 वाला फिर से। यहां पर दोनों संख्या सेम सेम ले रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, दोनों संख्या हम सेम सेम ले रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि एक भी व्यक्ति अब्सेंट नहीं था, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि एक व्यक्ति भी अब्सेंट नहीं था, ये मानकर चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बताया। अब मैं आपको वो एक स्टेप ऊपर जाकर यह बताने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अब्सेंट है, अगर कोई व्यक्ति अब्सेंट है तब क्या होगा। यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने बताया बराबर हो तो कुछ कंडीशन बराबर हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। आपका हमेशा 3/4 वाला जो है वो ज्यादा आना चाहिए 2/3 वाले से, हमेशा 3/4 वाला 2/3 से ज्यादा आना चाहिए। बराबर भी हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अरे जो YouTube में देख रहे हैं उनको क्लियर है? ऐप वाले तो बता दिए क्लियर है, YouTube वाले भी बता दो भाई, जो YouTube में देख रहे हो क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक और कंडीशन की ओर जा रहा हूं, क्योंकि आप पेपर में देखे होंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसको भी बनाने का एक मेथड समझ लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने अभी आप लोगों को यह बताया, मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि जो पंचायत है, पंचायत है उसमें मैंने बताया 11 पंच हैं प्लस 1 सरपंच है, 11 पंच प्लस 1 सरपंच, तो टोटल संख्या हो गई 12। 11 पंच प्लस 1 सरपंच, तो टोटल संख्या हो गई 12। अब देखिए अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है, अब कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो एक यहां पर 11 पंच में से अगर कभी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इस 11 पंच में से किसी पंच का निर्वाचन किसी कारणवश नहीं हो पाया, हमने पढ़ा था अगर पंच का निर्वाचन नहीं होता तो 6 महीने के भीतर कार्रवाई की जाती है, अगर 6 महीने बाद भी वहां पर चुनाव नहीं हो पाया, किसी का चुनाव नहीं हो पाया, तो राज्य निर्वाचन आयोग जब तक ये महसूस नहीं कर लेता कि वहां चुनाव कराए जा सकते हैं तब तक वहां चुनाव नहीं कराते। ये वाला पॉइंट मैंने आप सभी को बताया था। क्या पूछ रहे हैं?
समीर जी यूट्यूब लाइव का यहाँ पर जो समीर जी यूट्यूब में लिंक दिया गया है वो प्राइवेट वीडियो का लिंक है। जिनको ऐप में देखने में दिक्कत होती है, बफरिंग होता है, वो यूट्यूब में देख लेते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि मैंने बताया कि ये 11 पंच है यहाँ पर। अगर इन 11 पंच में एक या दो पंच ऐसे हैं जिनका निर्वाचन नहीं हो पाया है, जिनका निर्वाचन हो ही नहीं पाया है, कोई भी कारण हो उनका निर्वाचन नहीं हो पाया है, तो एक वार्ड में मान ले रहा हूं, एक वार्ड ऐसा था, एक वार्ड ऐसा था जहां पर पंच का निर्वाचन नहीं हो पाया। टोटल सीटें तो ग्राम पंचायत की 11 पंच यानी 11 वार्ड ये तो फिक्स हैं, प्लस ग्राम पंचायत का एक सरपंच है ये भी फिक्स है। अगर यहां पर मैंने माना, अगर मैंने यहां पर माना कि अगर किसी एक पंच का निर्वाचन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उस पंच का निर्वाचन क्योंकि नहीं हो पाया है तो टोटल पंच कितने हुए, 11 में से एक घटा दीजिए, टोटल पंच की संख्या हो गई 10 पंच प्लस एक सरपंच। क्योंकि एक पद अभी रिक्त है, क्योंकि एक पद अभी रिक्त है, तो उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हुई। अगर एक पद यहां पर रिक्त है अभी पंचायत के पंच का, तो उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हुई, जल्दी बताइए। अगर एक पद, अगर एक पद रिक्त है पंचायत में, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हुई, आप ही बताइए कितनी हुई। ऐप वाले बता रहे हैं, यूट्यूब वाले सो रहे हैं, ठीक। तो यहां पर क्योंकि एक पद रिक्त है, एक पद रिक्त है, और उसके कारण यहां पर गठित करने वाले जो यहां पे पंचायत का गठन हुआ है, उसको पंचायत को बनाने वाले सदस्यों की संख्या हुई 10 प्लस 1 11। यानी वर्तमान में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि पंचायत में कुल सीटें 11 हैं, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पंचायत में वार्ड की संख्या 12 है, पंचायत में वार्ड की संख्या 12 है, किसी कारणवश एक पंच का निर्वाचन नहीं हो पाया है, किसी कारणवश एक पंच का पद रिक्त है, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखकर आता है, तो हमको मानकर चलना है कि 12 टोटल सदस्यों की संख्या 12 आपको लेकर नहीं चलना है, टोटल सदस्यों की संख्या आपको वहां पर 12 लेकर नहीं चलना है, आपको क्या लेकर चलना है 10 पंच, क्योंकि एक पंच का पद रिक्त है और एक सरपंच, तो टोटल सदस्य हो गए 11। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन में ये तो लिखकर नहीं दिया है कि पंच का पद रिक्त है, अगर जितने पंच का पद रिक्त है उतने को माइनस करके आप टोटल सदस्यों की संख्या जो उस समय पंचायत का गठन कर रहे हैं उनको गिनना है। क्योंकि यहां पर मैं मान रहा हूं कि एक पंच का पद रिक्त है, तो टोटल 10 पंच यहां पर हैं और एक सरपंच है, तो यहां पर उस समय पंचायत के कुल सदस्य कितने हुए, उस समय पंचायत के कुल सदस्य, उस समय पंचायत के कुल सदस्य आपके हो गए 11। वहां पर 12 लेकर नहीं चलना है, वहां पर आपको 11 लेकर चलना है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्य। तत्समय का मतलब उस समय पंचायत का गठन कितने सदस्य कर रहे हैं, तो तत्समय पंचायत का गठन कितने सदस्य कर रहे हैं 11 सदस्य। तो मैं कुल सदस्यों की संख्या, मैं कुल सदस्यों की संख्या कितनी मानकर चलूं, मैं कुल सदस्यों की संख्या में मानकर चल रहा हूं 11, तो पंचायत के कुल सदस्य मैं मानकर चल रहा हूं 11। अब देखिए दूसरा ट्विस्ट, एक ट्विस्ट आपने समझ लिया, एक ट्विस्ट आपने समझ लिया, अब दूसरा जो गुगली है जो फेंका जाता है वो मैं बता रहा हूं। अगर यहां पर बोल रहा है कि 11 सदस्य आपने निकाल लिया, आगे की लाइन देखिए, आगे की लाइन लिखता है जिस दिन पंचायत में वोटिंग थी, जिस दिन पंचायत में वोटिंग थी वहां पर एक सदस्य अनुपस्थित रहा, जिस दिन पंचायत में वोटिंग थी वहां पर एक सदस्य अनुपस्थित रहा, तो टोटल कितने सदस्य थे, टोटल सदस्य थे 11, टोटल सदस्य थे 11। तो जिस दिन वहां पर
वोटिंग हुई वहां पर एक सदस्य अनुपस्थित था, तो एक सदस्य अनुपस्थित था तो उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। अगर एक सदस्य अनुपस्थित था तो उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। तो अगर अब इस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव आपसे पूछा जाए, इस स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं हुआ यह पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपके टोटल सदस्य थे 12, जिसमें से एक पंच का पद रिक्त था, तो सदस्य की संख्या हो गई 11। अब जिस दिन वोटिंग थी उस दिन एक सदस्य अनुपस्थित रहा, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन एक पंच अनुपस्थित रहा, जिसके कारण उपस्थित की संख्या हो गई 10, जिसके कारण उपस्थित की संख्या हो गई 10। अगर मैं इसमें से किसी को बोलूं कि अविश्वास प्रस्ताव का अब गणना करो, तो अविश्वास प्रस्ताव की गणना का फॉर्मूला क्या है? उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित व मत देने वाले का 3/4 ज्यादा होना चाहिए टोटल के 2/3 से। उपस्थित और मत देने वाले का 3/4 ज्यादा होना चाहिए टोटल के 2/3 से। तो यहां पर आपका उपस्थित और मत देने वाले कितने हुए? 10 लोग। यहां पर उपस्थित और मत देने वाले कितने हुए? 10 लोग। तो 10 का 3/4 निकालिए। अगर ये 10 का 3/4 की वैल्यू उस समय पंचायत का गठन करने वाले कितने हैं? उस समय पंचायत का गठन करने वाले 11, क्योंकि एक पद रिक्त है, क्योंकि एक पद रिक्त है, इसलिए उस समय पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्य कितने हुए? 11। इस 11 के 2/3 से अगर ज्यादा आ जाता है, अगर 10 का 3/4 इस 11 के 2/3 से ज्यादा आ जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अगर ये 10 का 3/4 11 के 2/3 से ज्यादा आ जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अगर कम आता है या बराबर आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? जो चीज मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे एक और गूगली फेंकूंगा जो पेपर में आपको फंसा सकता है। हम सब क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर में फंसा सकता है, उसको यहां पर फिर से क्लियर करेंगे। और भी जो इसमें गूगली आ सकता है ना, वो आपको बताऊंगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अगर ये ऐसा हो जाता है कि ये 3/4 वाला ज्यादा आ जाए इस 2/3 वाले से, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं होगा, बराबर भी आया तो नहीं होगा। सभी को लगभग कमेंट आ रहा है, सभी का क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। इसको समझ के अच्छे से रखना है ना। कोई आपको कोई बुक में ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो ज्ञान मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आप बुक 500 बार पढ़े होंगे, कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं है। और पेपर में आपसे गलती हो जाता है। ठीक है, पेपर में आपसे गलती हो जाता है। क्या आप पूछ रहे हैं? जी जी प्रताप जी। क्लियर है? क्या पूछ रहे हैं? टोटल तो 12 है गीतांजलि जी, मैंने बताया टोटल तो 12 है। उसी के लिए मैंने आपके ही दिमाग में डालने के लिए ये बताया कि एक पद रिक्त है। यहां पर एक पंच का पद रिक्त है तो उस समय टोटल कितने हुए? 11 हुए। गीतांजलि जी यही मैंने आपको पॉइंट बताया जहां पर आप पेपर में फंस जाते हैं सब जन। जहां पर पेपर में, क्योंकि हमारे नियम में क्या लिखा है? उस समय पंचायत का गठन करने वाले, तत्समय पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 3/4 ऐसा लिखा रहता है, या 2/3 ऐसा लिखा रहता है। तो तत्समय पंचायत का गठन कितने लोगों ने किया है? क्योंकि मैंने बोला कि 11 पंच हैं प्लस एक सरपंच है, तो टोटल संख्या हुई 12। लेकिन एक पंच का निर्वाचन किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसका पद रिक्त है, तो एक पद को घटा दीजिए। तो उस समय टोटल सदस्य कितने हैं? 10 पंच प्लस एक सरपंच, तो टोटल कितने हुए? 11। क्योंकि एक पद रिक्त था पंचायत का, क्योंकि एक पद रिक्त था पंचायत का।
अब पल्लवी जी आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। आपको जो मैंने ये बताया, आपको ये निकाल कर देखना पड़ेगा कि पारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि पारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? लगभग लगभग देखेंगे तो ये 7.5 के करीब आएगा। लगभग लगभग ये 7.5 के करीब आएगा, और ये लगभग लगभग 7.3 के करीब आएगा, जहां तक लगभग लगभग। क्योंकि पर देखिए, यहां पर पॉइंट में ही गिनती हो रही है, यहां पर पॉइंट में ही गिनती होगी, क्योंकि इसका 3/4 तो नहीं निकाल सकते। क्लियर है? यहां पर पॉइंट में ही आएगा। और देखिए यहां पर क्योंकि पॉइंट में आपका आंसर आया है, यहां पर आपका पॉइंट में अगर आंसर आया है, क्योंकि ये 7.5 है, क्योंकि ये 7.5 है, 5 से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर आपको 7 लेना पड़ेगा। और यहां पर 7.3 है, ये भी 5 से ज्यादा नहीं है, तो 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमको एक नॉर्मल अंक लेना पड़ता है। हमको एक नॉर्मल अंक लेना पड़ता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या यहां पर 7 आई है, इसलिए यहां पर ये प्रस्ताव क्योंकि बराबर आ गया, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। क्लियर है? दुष्यंत जी सही निकालें आप। 7.5 ग्रेटर देन 7.3 आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये 5 से ज्यादा नहीं है, 5 है, इसलिए हम पिछली संख्या लेंगे 7, और ये भी पिछली संख्या लेंगे 7। तो आपका ओवरऑल 7, यहां पर 7 ग्रेटर देन 7 तो हो नहीं सकता, ये दोनों इक्वल हो गया है, जिस कारण ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 7.5 की जगह 7.6 आता और ये 7.3 आता, तो मैं 7.6 है, क्योंकि ये 7.6 है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पे 8 लेता, यहाँ पर 7 लेता, तो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया माना जाता। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? तो मैं अगली गुगली फेंकूं, जो अगली गुगली है। यहां तक सभी को क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तो अगली गुगली फेंक के लेते हैं हम। क्लियर है लगभग? चलिए, सभी को क्लियर है तो अगली गुगली फेंकते हैं। अगली गुगली को फेंक लेते हैं। अब अगली गुगली के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगला जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या, मान लेता हूं मैं बोल रहा हूं एक ग्राम पंचायत फुलेरा है, एक ग्राम पंचायत फुलेरा है, जिसमें सदस्यों की संख्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ग्राम पंचायत फुलेरा है जिनमें कुल वार्ड की संख्या 14 है। फिर से बोल रहा हूं, एक ग्राम पंचायत फुलेरा है जिसमें वार्ड की संख्या 14 है। इन वार्ड में से इन वार्ड में से 2 वार्ड ऐसे हैं जिनमें पंचायत के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है। फिर से बोल रहा हूं, एक ग्राम पंचायत है फुलेरा जिसमें वार्ड की संख्या 14 है, परंतु किसी कारणवश 2 वार्ड में चुनाव नहीं हो पाया है। ठीक। अब ग्राम पंचायत फुलेरा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ग्राम पंचायत फुलेरा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस दिन एक पंच अनुपस्थित था। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस दिन एक पंच अनुपस्थित था, जबकि एक पंच ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जिस दिन पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरपंच के विरुद्ध, उस दिन एक पंच अनुपस्थित था, जबकि एक पंच ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से निकाल के बताइए, जल्दी से निकाल कर बताइए। जो मेरा क्वेश्चन था मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपको मैं 2 मिनट का समय दूंगा, जल्दी निकाल कर बताइए कि क्वेश्चन ये मेरा है कि एक ग्राम पंचायत फुलेरा था जिसमें वार्डों की संख्या 14 थी, किसी कारणवश वहां पे 2 वार्ड में निर्वाचन नहीं हो पाया।
उस ग्राम पंचायत फुलेरा में सरपंच को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस दिन एक पंच अनुपस्थित था, जबकि एक पंच मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, बताइए। आप मेरे को कैलकुलेशन करके बताइए कि आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं इसको। आप कैलकुलेट करके बताइए कि जो आपका अंतिम इक्वेशन आता है, जो आपका अंतिम इक्वेशन आता है, यहां पर जो 3/4 2/3 जो अंतिम इक्वेशन आता है, मैं यहां पर यह पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि x और y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। मैं यहां पर आपसे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है। मेरा यहां पर आपसे ये क्वेश्चन है कि आप x और y की वैल्यू यहां पर क्या ले रहे हैं। आप x और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। आप x और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, आप वो बताइए। दुष्यंत जी 10 और 12 ले रहे हैं। प्रांजल जी 10 और 14 ले रहे हैं। मेरे को सिर्फ आपको यह समझाना है कि आप x और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यहां पर यह है, पारित हो रहा है नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन की बात है। सिर्फ x और y की वैल्यू मेरे को जानना है, सिर्फ x और y की वैल्यू जानना है। अगर आप वो पकड़ लिया आगे तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है फिर। करण जी मेरे को x और y की वैल्यू बस जानना है। x और y की कितना कितना काटने के बाद आ रहा है मेरे को वो नहीं जानना है, सिर्फ x और y की वैल्यू जानना है। लवलीन जी बोल रही हैं 10-12 और योगेंद्र जी भी 10-12, पल्लवी जी 8-9। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग आ रहा है। 10-12 11-13 सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए अब यही क्वेश्चन क्योंकि पेपर में फंसा देता है, क्योंकि अपने को वहां पर यही नहीं पता चल पाता कि हम 3/4 वाले में क्या लें और 2/3 वाले में क्या लें। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, नूरिन जी लिख रही हैं 8 पॉइंट। नूरिन जी मेरे को आंसर आप मत बताइए, क्या आएगा वो कैलकुलेशन हम करके बाद में देख लेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो x का वैल्यू आता है और यहां पर y का वैल्यू, वो दोनों क्या आएगा। तो देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि एक ग्राम पंचायत फुलेरा है, एक ग्राम पंचायत फुलेरा है। उस ग्राम पंचायत में टोटल 14 वार्ड थे, यही बोला था। एक ग्राम पंचायत फुलेरा है, उस ग्राम पंचायत में टोटल 14 वार्ड थे। किसी कारणवश 2 वार्ड के पंचों का निर्वाचन नहीं हो पाया। किसी कारणवश 2 वार्ड के पंचों का निर्वाचन नहीं हो पाया। तो टोटल सदस्य कितने हुए, टोटल सदस्य 14 में 2 माइनस कीजिए 12 आया। तो जो 12 लिखा है ना वो अपनी आंखें खोल ले, जिन्होंने 12 लिखा है साइड में वो आंखें खोल ले, क्योंकि पारा में आपको सरपंच को भी गिनना है। आपने सरपंच को गिना ही नहीं, तो टोटल निर्वाचित सदस्य पंच कितने हुए, क्योंकि सरपंच को भी पंच माना जाएगा। तो यहां पर जो आपकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू आई 12 + 1, y की वैल्यू आई 12 + 1 यानी 12 पंच और 1 सरपंच। तो y की वैल्यू आई 13, y की वैल्यू आई 13। अब देखिए, अब मैंने बोला कि जिस दिन वोटिंग थी तो टोटल सदस्य आ गए मेरे पास 13। जिस दिन वोटिंग थी एक सदस्य अनुपस्थित रहा, जिस दिन वोटिंग थी एक सदस्य अनुपस्थित रहा। तो एक सदस्य घटाइए, 13 में एक सदस्य को माइनस कीजिए, कितना आया 12।
मैंने कहा जिस दिन वोटिंग थी एक सदस्य अनुपस्थित रहा, जबकि एक सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, मतदान नहीं किया, यानी वो उपस्थित था लेकिन वोट नहीं दिया। वो उपस्थित था लेकिन वोट नहीं दिया। तो क्योंकि एक इन 12 लोग उपस्थित थे जिसमें से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, तो यहां पर उपस्थित और मत देने वाले कितने हुए? 11 हुए। तो x की जगह आएगा 11। तो 11 का 3/4 अगर ज्यादा आ जाता है 13 के 2/3 से, तो आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आया तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब समझ आया जो गुगली मैंने बोला कि बच्चों ने क्या किया, यहां पर सरपंच को एक तो ऐड नहीं किया, दूसरी चीज बच्चों ने यहां पर क्या की कि जो अनुपस्थित है और उसके साथ जो वोट नहीं दे रहा उसको घटाना भूल गए। अनुपस्थित को घटा दिए लेकिन जो वोट नहीं दे रहा उसको नहीं घटाए। अब समझ आया। अब आपका एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। अब आपका अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब इससे अगर न्यूमेरिकल भी पूछा जाए तो आपसे गलत नहीं होगा। अगर अब आपसे इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाए अब आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैंने हर कंडीशन आपको बता दी कि एक अनुपस्थित है, एक का पद रिक्त है, या कौन वोट देने नहीं जा रहा है, सबको मैंने बता दिया है। अब आपसे ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए पेपर में, क्योंकि जितनी चीजें आपको कोई बुक वुक में नहीं मिलने वाली। जितनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बुक में केवल नियम लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं उसके कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज स्पष्ट की है। अब क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्लियर है तो बताइए। समीर जी धन्यवाद। क्लियर है अब सभी को? अब मैं एक्चुअल उसमें जाऊंगा, तब मैं एक्चुअल उसमें जा पाऊंगा अविश्वास प्रस्ताव के नियम में। अब थोड़ा सा पेन कॉपी निकालिएगा, थोड़ा सा पेन कॉपी निकाल कर रखिएगा। थोड़ा सा मैं 2-3 पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ जरूर है, लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट नोट करवाना चाह रहा हूं आपको। चलिए अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं जहां पर हमारा नियम लिखा हुआ है। देखिए, सरपंच तथा उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अब अगर आपने कॉपी पेन निकाल लिया है तो मेरे को बताइए, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं ये नियम तो आपको बता ही दे रहा हूं। जो नियम है वो चीज मैं आपको बता ही दे रहा हूं। अगर कॉपी पेन निकाल चुके हैं तो एक बार बताइए, क्योंकि मैं जो पूरा प्रोसेस आपको लिखाना चाह रहा हूं। यहां पर केवल इतना लिखा हुआ है जो नियम में लिखा हुआ है। यहां पर केवल उतनी चीजें लिखिए जो नियम के अंतर्गत लिखी हुई है। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज भी बता दे रहा हूं, जो मैंने शुरू से प्रोसेस बताया कि 1/3 सदस्य लिखित मांग करेंगे, वो उपखंड अधिकारी राजस्व के पास जाएंगे, वहां से पावती लेंगे, वो सब चीज मैंने आपको बताया। तो वो चीज मैं आपको लिखा भी दे रहा हूं, क्योंकि नियम में वो चीजें कम लिखी हुई मिलती है बुक में, तो वो चीजें मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। ठीक है, निकाल लिए हैं कॉपी तो लिखिए। हेडिंग डालिए धारा 21 सरपंच तथा उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। जब आप ये नोट्स निकालेंगे ना तो उसको वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। जब नोट्स निकालेंगे तो उसको मेंशन कर लीजिएगा वहां पर। लिखिए, सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में लिखिए, लिखिए अगर ग्राम पंचायत में, अगर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के लिखना, अगर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, अगर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, अगर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम
तो सर्वप्रथम उस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के तो सर्वप्रथम उस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के तो सर्वप्रथम उस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य उपखंड अधिकारी राजस्व को उपखंड अधिकारी राजस्व से उपखंड अधिकारी राजस्व से हस्ताक्षर सहित लिखित मांग करेंगे। उपखंड अधिकारी राजस्व से हस्ताक्षर सहित यानी साइन के साथ हस्ताक्षर सहित लिखित मांग करेंगे। पॉइंट, अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट यहां पर खत्म हुआ। अगला पॉइंट लिखे सेकंड पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, उपखंड अधिकारी राजस्व प्रस्ताव मिलते ही, उपखंड अधिकारी राजस्व को आप एसडीओ भी लिख सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। उपखंड अधिकारी राजस्व प्रस्ताव मिलते ही इन सदस्यों को एक पावती देगा। इन सदस्यों को एक पावती देगा जिसमें प्रस्ताव मिलने की तारीख लिखी होगी। जिनमें प्रस्ताव मिलने की तारीख लिखी होगी। जिसमें प्रस्ताव मिलने की तारीख लिखी होगी। और उसी तारीख के 15 दिनों के भीतर और उसी तारीख के 15 दिनों के भीतर पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। उसी तारीख से 15 दिनों के भीतर पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, सम्मेलन किस तारीख को होगा। सम्मेलन किस तारीख को होगा, इसकी सूचना सभी सदस्यों को। सम्मेलन किस तारीख को होगा, इसकी सूचना सभी सदस्यों को। सम्मेलन किस तारीख को होगा, इसकी सूचना सभी सदस्यों को 7 दिन पहले, या सम्मेलन के 7 दिन पहले लिखिए। इसकी सूचना सभी सदस्यों को सम्मेलन के 7 दिन पहले ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से भेजी जाएगी। इसकी सूचना सभी सदस्यों को सम्मेलन के 7 दिन पहले ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी सचिव सबको सूचना भेजेगा कि इस तारीख को सम्मेलन है करके। सचिव ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से भेजी जाएगी। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच के द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता, अगला पॉइंट है, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच के द्वारा नहीं की जाएगी। सरपंच या उप सरपंच के द्वारा
नहीं की जाएगी, बल्कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता बल्कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नियुक्त बल्कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नियुक्त उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नियुक्त नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति करेगा। नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति करेगा। अगला पॉइंट, नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति करेगा। चलिए अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जिस भी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाएगा, उस व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना उस व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना जिस भी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाएगा, उस व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना उस व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना सम्मेलन के 3 दिन पहले सम्मेलन के 3 दिन पहले कलेक्टर और ग्राम पंचायत के सचिव को भेजी जाएगी। कलेक्टर सूचना 3 दिन पहले कलेक्टर और ग्राम पंचायत के सचिव को भेजी जाएगी। हो गया आप लोगों का लिखना? हो गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा लिख लिए हैं, तो फिर मैं आगे जो यहां पर लिखा है उसको समझाता हूं। क्योंकि अभी तक हमने अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाते हैं ये देख लिया, कब कब लाया जा सकता है वो अभी नहीं देखा है, तो उसको देखेंगे अभी। कौन भेजेगा सर? बताया तो था, करण जी नाम है शायद, बताया तो था उपखंड अधिकारी राजस्व ही भेजेगा, क्योंकि वही तो अध्यक्ष नियुक्त कर रहा है। समीर जी कुछ पूछ रहे हैं? टॉपिक लेक्चर वाइज लिख रहे हैं भाई, लेक्चर लिखते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है ना, क्योंकि हमको क्रम अपने को खुद नहीं पता चल पाता, क्योंकि वहां पर हमको लेक्चर को लेक्चर वाइज लिखना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमको दिक्कत हो जाती है बाद में लेक्चर को अपलोड करते समय अगर टॉपिक लिखेंगे। तो चलिए आपके लिए ऐसा कर देंगे कि टॉपिक के बाजू में टॉपिक का नाम भी लिख देंगे, लेक्चर नंबर भी लिख देंगे। ठीक है समीर जी, दोनों कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब मैं आपको किताबी भाषा समझा रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको समझा दी है, जो चीजें मैंने आपको समझा दी है उस चीज का केवल किताबी ज्ञान या बुक की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बाकी ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है।
पीडीएफ कल मैंने, सुमन जी, कल मैंने आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अनाउंसमेंट सेक्शन में देखिएगा, वहां पर पीडीएफ डल गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं किताबी ज्ञान। देखिए, अगर ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है, अगर ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का उप सरपंच या सरपंच ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या ग्राम पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, तो उस ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच तथा उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने का व पास करने का तरीका इस प्रकार है। अविश्वास प्रस्ताव लाने व पास करने का तरीका इस प्रकार है। अब एक एक करके तरीके को देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट, सरपंच तथा उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने व उस पर मतदान करने के लिए एक अलग से विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जो कि मैंने बता दिया, उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा बुलाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति करता है। इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति, जो कि उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि यहां पर ब्रैकेट में उपखंड अधिकारी राजस्व लिखा है। कहने का मतलब यह है कि नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, वैसा व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति उपखंड अधिकारी राजस्व करेगा के द्वारा की जाएगी, जिसे इसके लिए नियुक्त किया गया हो। आगे, सरपंच या उप सरपंच चर्चा में भाग लेने और उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो व्यक्ति जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है वो खड़ा होकर बताता है कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरपंच या उप सरपंच जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो खड़े होकर अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। अगला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों के 3/4 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करे तथा यह 3/4 संख्या उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों को, देखिए उस समय इसी के लिए हम टोटल सदस्यों में से हम उस समय के लिए क्या करते हैं, उस समय के लिए हम टोटल सदस्यों में से जो रिक्त पद है उसको घटा देते हैं। उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग से अधिक हो। अगर पंचायत में 12 सदस्य हैं और यह सभी 12 अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित हैं, तो यह अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन 12 में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आगे, अविश्वास प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद से सरपंच या उप सरपंच का पद खाली हो जाएगा। अब देखिए, यह है किताबी लैंग्वेज जो मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया है। किताबी लैंग्वेज केवल आपको उसलिए पढ़ना है कि पेपर में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि पेपर में सेम उठाकर दे देता है। ठीक, तो अब देखिए कि जो चीजें मैंने बताई हैं केवल इतनी ही चीज आपके नोट्स में लिखी हुई है। जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसमें से इतनी चीजें ही बुक में लिखी हुई मिलती है। बाकी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताया, एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, वो बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता। इसलिए आपका आज का काम यह है कि क्लास जैसे ही आज की एंड होगी, आपको सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के जितने भी मैंने तरीके बताए हैं कि कब अनुपस्थित हो रहा है तब क्या होगा, उसका पद रिक्त है तब क्या होगा, सबको आपको अच्छे से नोट करना है, और ऐसा नोट्स बनाना है कि आपका नोट्स ना बहुत बेहतरीन हो। किसी के पास यहां पर इतना डिटेलिंग में नोट्स नहीं है, आपको फिर बोल रहा हूं, तो अच्छे से उसको नोट करके लिख लीजिएगा आज। ठीक, आगे देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो देखिए, जब सरपंच या उप सरपंच अपने पद को ग्रहण करते हैं, जब सरपंच या उप सरपंच अपने पद को ग्रहण करते हैं, तो उनके पद ग्रहण करने के 1 साल के भीतर, जब सरपंच और उप सरपंच अपना पद ग्रहण करते हैं, तो पद ग्रहण करने के 1 साल के भीतर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर से बोल रहा हूं,
जब सरपंच और उप सरपंच अपना पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने के 1 साल के भीतर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सेकंड पॉइंट, जब सरपंच या उप सरपंच के कार्यकाल का अंतिम 6 महीना बचा हो, जब सरपंच और या उप सरपंच के कार्यकाल का अंतिम 6 महीना बचा हो, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब सरपंच या उप सरपंच के पद ग्रहण करने के 1 साल का समय नहीं बीता हो, यानी जब उन्होंने पद को ग्रहण किया, पद ग्रहण करने से 1 साल का समय नहीं बीता है, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। सेकंड, उनके जब पद समाप्ति का समय है, जब उनके कार्यकाल का अंतिम 6 महीना हो, तब भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अगर सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए हुए, मतलब पहले अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के खिलाफ लाए या उप सरपंच के खिलाफ लाए और वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में उसी व्यक्ति के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक पिछले अविश्वास प्रस्ताव से 1 साल का समय ना बीत गया हो। फिर से बोल रहा हूं कि मान लीजिए 21 अगस्त को किसी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आने वाले 1 साल तक नहीं ला सकते, क्योंकि उसके खिलाफ लाए थे और वो पास नहीं हो पाया। तो अगर उसके खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 1 साल का समय बीत जाना चाहिए, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरपंच या उप सरपंच पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण करने के 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, उनके कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, और अगर तीसरा पॉइंट, अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और वो किसी कारणवश पास नहीं हो पाया है, तो उसके खिलाफ दोबारा जो है अविश्वास प्रस्ताव 1 साल तक नहीं ला सकते। क्लियर है तीनों पॉइंट? क्लियर है सभी को तीनों पॉइंट? क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, कई कई बच्चे जो बुक में नहीं मिलता है वो ये है कि क्या सरपंच या उप सरपंच अपने अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ लाते हैं उनमें वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सरपंच या उप सरपंच स्वयं में एक पंच होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट जो लिखा है उसको देख लेते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है, सरपंच तथा उप सरपंच के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जिस दिन कोई आदमी सरपंच या उप सरपंच के पद पर काम करना शुरू करेगा उसके 1 साल के तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ये मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। सेकंड, अगर उप सरपंच तथा सरपंच का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। थर्ड पॉइंट, अगर पंचायत में एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना मंजूर हुए 1 साल का समय नहीं बीता है तो भी उस पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बताया। क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं लवलीन जी। लवलीन जी, कल्चर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। पीएससी, अगर आप पीएससी बैच से हैं लवलीन जी तो कल्चर की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, और अगर आप सीजी, केवल सीजी विशिष्ट अध्ययन वाली बैच से हैं तो उसमें कल्चर का रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। अब देखते हैं आगे। अगर सरपंच तथा उप सरपंच को, मान लीजिए किसी सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और सरपंच या उप सरपंच को लगता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक नहीं है, गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाया गया है,
या जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ उसके लिए जो नियम अपनाए गए वो गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में सरपंच या उप सरपंच इस अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की तारीख से, ऐसी स्थिति में सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, ऐसी स्थिति में सरपंच या उप सरपंच प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिन के भीतर अपील करेगा कलेक्टर के पास। सरपंच या उप सरपंच 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील करेगा और कलेक्टर इस अपील के प्राप्त होने की तारीख से, कलेक्टर इस अपील के प्राप्त होने की तारीख से जांच करेगा और 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा कि अविश्वास प्रस्ताव सही था या नहीं। अगर अविश्वास प्रस्ताव को वो गलत पाता है कलेक्टर, तो सरपंच की बहाली हो जाएगी, सरपंच अपने पद पर बना रहेगा या उप सरपंच अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर ये 30 दिन के भीतर कलेक्टर जांच में ये पाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव था सही था, तो सरपंच और उप सरपंच जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव था वो अपने पद से हट जाएगा, वो अपने पद से हट जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए था, कितनों के मन में उठा मैं नहीं जानता, लेकिन एक क्वेश्चन पद आपके मन में उठना चाहिए था। वो क्या क्वेश्चन था? क्या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, क्या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या उप सरपंच क्या पंच का पद भी छोड़ देगा? किनके मन में यह क्वेश्चन उठा था कि उप सरपंच के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या उप सरपंच अपने पंच का पद भी छोड़ देगा? ऐसा कोई, विकास जी, ऐसा समय काल नहीं है जो आप अवधि एक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं पूछ रहे हैं ना। ये नगर निगम में होता है, नगरीय निकाय में फिक्स होता है, पंचायत में फिक्स नहीं होता। ठीक है, नगरीय निकाय में फिक्स होता है विकास जी, पंचायत में नहीं होता। आप नगरीय निकाय वाला क्वेश्चन से कंफ्यूज होकर यहां पे पूछ रहे हैं, वो नगरीय निकाय में होता है। ठीक, तो देखिए, अगर किसी उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, क्योंकि वो उप सरपंच के पद में रहने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, इसलिए वो उप सरपंच के पद को छोड़ेगा, पंच के पद को नहीं छोड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी आपके मन में दुविधा उठती है कि अगर किसी उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वो पंच रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? वो पंच रहेगा। जी योगेंद्र जी, पंच के पद पर बना रहेगा, पंच बना रहेगा, उप सरपंच का पद छोड़ देगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि अगर इनको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गलत ढंग से पारित हुआ है, तो ये 7 दिन के भीतर, प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेंगे। कलेक्टर जिस दिन प्रस्ताव की कॉपी उसको मिलेगी, अपील की कॉपी मिलेगी कि ये जो है गलत तरीके से मेरे को पारित किए हैं, तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर निर्णय लेगा और उसका निर्णय जो रहेगा वो अंतिम होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और आपके मन में उठना चाहिए था। वो क्या क्वेश्चन था कि क्या सरपंच और उप सरपंच दोनों के खिलाफ एक साथ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? क्योंकि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ आ सकता है, या तो सरपंच के खिलाफ या तो उप सरपंच के खिलाफ, यही मैं बोल रहा हूं। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके मन में ये क्वेश्चन उठा, क्या सरपंच और उप सरपंच दोनों के खिलाफ एक साथ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं क्या? क्या पूछ रहे हैं? एक बार देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर, तो वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में होना नहीं होता। समझ नहीं आया अरबाज जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जल्दी बताइए। यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर, यहां पर क्या सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ दोनों के खिलाफ एक साथ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है क्या?
कहाँ गए बाकी लोग, सो गए? हम्म, देख लियो, बता दियो। चलिए, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं हाँ ला सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं ला सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ, दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साथ में ला सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होगी। यानी दोनों के लिए वोटिंग अलग अलग करवाई जाएगी, एक साथ नहीं करवाई जाएगी। क्लियर है? तो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साथ में आ सकता है, लेकिन दोनों के लिए जो वोटिंग होगी, दोनों के लिए जो वोटिंग होगी वो अलग अलग होगी। यानी सरपंच के लिए अलग वोटिंग होगी, उप सरपंच को हटाने के लिए अलग वोटिंग होगी। क्लियर है? वो क्वेश्चन क्या था वो एक बार? वो सब को है, आपको मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है। केवल आपको इतना है कि जो एक तिहाई सदस्य, अरबाज जी, जो एक तिहाई सदस्य हैं वो लिखित मांग करने चाहिए कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर वो पारित हो जाता है तो पारित मान लिया जाएगा, नहीं होता तो नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यह क्या पूछ रहे हैं दुष्यंत जी? क्लियर है? जितने क्वेश्चन थे आपके अविश्वास प्रस्ताव से बन सकते थे, जितने आपके डाउट थे, उस सबको मैंने बताने का प्रयास किया यहाँ पर। तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है, एक साथ लाया जा सकता है, लेकिन दोनों के लिए जो वोटिंग होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर है? तो यहीं पर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कल इसी क्लास से हम आगे बढ़ेंगे और रिकॉल की प्रक्रिया को देखेंगे, कैसे पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है। ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जो पीएससी बैच वाले हैं उनकी इकोनॉमिक्स क्लास होगी। मिलते हैं हम कल सेम समय में, तब तक के लिए गुड बाय।